नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एकेडमी के द्वारा आप सभी के आगामी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस आप सबको लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप सभी को हम बता दें, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी सुबह 10 बजे सोमवार से शुक्रवार को पढ़ रहे हैं। शाम को 5 बजे आप सबके लिए पॉलिटी की क्लास लगातार आ रही है। कुछ बच्चे हमको मैसेज करके कह रहे हैं कि हमारे लिए मैथ्स की क्लास भी लेकर के आइए, रीजनिंग की क्लास भी लेकर के आइए। पर आप सभी को हम बता दें, हमारे चैनल में आप सबके लिए हम लोग जो लगातार जो क्लास ला रहे हैं वो 2 टाइम आप सबके लिए आ रहा है। तो ये जो क्लास हम ला रहे हैं वो जैसे ही हम जियोग्राफी का सीजी जियोग्राफी का जितना ज़्यादा पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे, देन कुछ दिन का हम लोग ब्रेक लेंगे छत्तीसगढ़ में, और उस टाइम पर आप सबके लिए अलग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, उसको थोड़ा सा हम लोग कम से कम कवर कर लें, देन उसके बाद में सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो बेहतर होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, तभी जा करके हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। आप लोग मैसेज करते हैं, आप लोग डिमांड करते हैं, अच्छी बात है, आप लोग हमसे उम्मीद करते हैं, लेकिन आप सबको भी ये अच्छे से पता है कि हम लोग अगर लगातार सिलेबस चेंज करते रहेंगे, अगर चीज़ों को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे तो सिलेबस अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी चल रहा है, कुछ दिन अभी हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं, देन थोड़ा सा ब्रेक होगा तो इस वाले टाइमिंग पर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इस अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे करके पूरा आपके एग्जाम तक इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप सबको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सब हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपको हमारे इस नंबर पर, नंबर देख लीजिए, है ना, नंबर क्या है जी, नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 780, देन उसके बाद क्या आता है 487 0060। ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, आपको अच्छे से याद रखना है, 780 487, है ना, उसके बाद 0060, ये लास्ट में 0 है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें हमको व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, अपना एड्रेस, और साथ ही साथ आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, इन 4 एग्ज़ाम में आपको हमको मैसेज करना है, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक विभाजन, और प्राकृतिक विभाजन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज हम लोग देखने वाले हैं दंडकारण्य के पठार के बारे में। और दंडकारण्य के पठार को हम पढ़ेंगे जैसा कि हम लोगों ने सभी प्राकृतिक विभाजन को पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं उस वाले टॉपिक में, उस टॉपिक को तो हम पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी उसके सब डिवीज़न होते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, तो आज भी हम लोग उसके उप विभाजन को भी देखेंगे, जहाँ पर हम लोग प्राकृतिक विभाजन में आज देखने वाले दंडकारण्य के पठार के बारे में। अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़े तो आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है प्रेस, साथ साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए जी देखते हैं क्या है। तो आप सबके लिए मैं हर रोज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप सबको रिवाइज हो पाए। इसको कहते हैं हम लोग जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसका क्षेत्रफल कितना है, चलिए बताइए, 6208 वर्ग किलोमीटर। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, 6208 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है इसका परसेंटेज 4.59%। कैसे याद होता है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ऐसे ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर। इस बात को लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। इसके साथ साथ इसका परसेंटेज कैसे याद करते हैं हम लोग, 16.16%। हमको कौन क्या कहता है हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको ऐसे याद करना है 16.16%। हम लोग रोज़ बोल रहे हैं आप सबको, ठीक है, याद रखना है। इसके साथ साथ ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोर्शन है, ये बहुत लंबा पोर्शन है, इसको हम लोग कल के टॉपिक में कवर करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग महानदी बेसिन, और इसका कितना है जी क्षेत्रफल 68,064। क्या ऐसा बोलेंगे 68,064, ऐसा नहीं बोलेंगे 68,064 वर्ग किलोमीटर, याद नहीं होता है। 68 64 बीच में क्या लगा देना 0, ऐसे हमको याद करना होता है इसको, ठीक है, ऐसे। साथ साथ इसका परसेंटेज कितना है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, 50.34% क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। रोज आपको मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ, आपको मेरे साथ ऐसे ही रिवीजन करते चलना है। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ये दंडकारण्य का पठार, और इसका क्षेत्रफल कितना है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 39,060 वर्ग किलोमीटर में आपको दिखाई देगा दंडकारण्य का पठार। और इसके साथ साथ आपको देखना है क्या इसका परसेंटेज
28.91% क्षेत्र में आपको दिखाई देगा दंडकारण्य के पठार का विस्तार। हर क्लास की स्टार्टिंग में मैं आपको हर रोज ये बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से याद हो गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आपको यहीं इसी क्लास में मेरे साथ याद करना है, और सप्ताह के अंत में जब हम लोग शनिवार को एमसीक्यू लगाते हैं वहां पर आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। इस सप्ताह हमारे साथ जुड़े बहुत सारे हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सबका नाम हम लगातार अब लोग नोट कर रहे हैं। बाद में उन सबका नाम हम लोग हमारे लाइव क्लास के दौरान जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे, जब लाइव आएंगे तब हम लोग वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दंडकारण्य के पठार के बारे में। तो दंडकारण्य के पठार के बारे में देखें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा दंडकारण्य के पठार के लिए मैप ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए आप सब थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला पार्ट ऐसे हम लोग ले लेंगे, और ये क्या है इसको भी आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था ये जो है ये मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी वाला जिला है, इसको हम लोग इस दंडकारण्य के पठार का भाग मानते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और हम लोग इसको कैसे बनाते थे तो आप सबको पता होगा, हम लोग एक लकीर ऐसे ले जाते हैं जिसको यहाँ तक कनेक्ट करते हैं। देन दूसरी लकीर को कैसे करते हैं, दूसरी लकीर को हम लोग कुछ इस प्रकार से ले जा करके यहाँ तक ऐसे कर देते हैं, और एक वाला लकीर यहाँ से ऐसा ले आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, देन ऐसा करते हैं, फिर इसको इधर और इसको इधर। तो आप देख पाएंगे ये आपका बस्तर संभाग बन के तैयार हो गया। ये आपका बस्तर है, ये कोंडागांव है, ये कांकेर है, नारायणपुर है, और ये क्या है आपका पूरा, ये पूरा जिला है आपका बीजापुर, नीचे आपका सुकमा, और ये जो छोटा सा जिला आप देख पा रहे हैं जो कि बस्तर संभाग का एकमात्र भू अवस्थित जिला है, इसको कहते हैं दंतेवाड़ा। इस बात को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बस्तर संभाग का एकमात्र भू अवस्थित जिला कौन सा है, वो जिला है दंतेवाड़ा, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। देखिए हमने यहाँ पर बना लिया दंडकारण्य के पठार के लिए बस्तर संभाग, और साथ ही साथ इसके साथ हमने क्या बनाया है, हमने बना लिया है इसका विस्तार कहाँ तक है। तो हमको थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए चलना है चीज़ों को। चलिए थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में नामकरण की ओर जाएंगे। ये जो जिला देख पा रहे हैं इसको आपको ऐसे कवर कर एक कलर कर देना है ऐसे। ये है मानपुर मोहला, यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से चीज़ों को ड्रॉ करना है। जिला कौन सा है, जिला है आप अच्छे से याद रखेंगे इस जिले को, ये है कांकेर जिला। कौन सा जिला है, कांकेर जिला है, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ बचा दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी बचा दिया है, इस बात को भी आपको अच्छे से गौर रखना है, क्योंकि मैंने उसको क्यों बचाया है इसके लिए आपको अच्छे से इस चीज़ को याद रखना है। फिर यहाँ से कांकेर की इस दक्षिणी छोर से हमको स्टार्ट करना है, और यहाँ से हमको ऐसे बीजापुर के ऐसे उत्तरी छोर तक हमको ऐसे इसको कलर कर लेना है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को कहेंगे हम लोग अबूझमाड़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र, जबकि ये ऊपर वाला जो है इसको हम लोग कहने वाले हैं क्या, इसको हम लोग कहने वाले हैं कोटरी बेसिन या कांकेर बेसिन। अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। देन इसका जो विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है, अगर हम देखें तो देखिए क्या है जी, ये जो दक्षिण का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है कांकेर का, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये पूरा कोंडागांव जिला और ये पूरा बस्तर जिला हम लोग ऐसे कवर करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पूरा अच्छे से ऐसे कवर कर लेंगे और इसको नाम दिया जाता है उत्तर पूर्वी पठार। एल.एन. वर्मा सर की किताब अगर आप पढ़ेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में ज्योग्राफी के लिए सबसे मान्य किताब है, तो आपको देखने को मिलेगा इसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी पठार, जिसको आप लोग जानते हैं बस्तर के पठार के नाम से, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, पूरा कोंडागांव आपको इसमें कवर कर लेना है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा चीज़ें, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एल.एन. वर्मा सर की किताब में आपको जो देखने को मिलता है आपको उसी को मान के चलना है। ये जो मैंने येलो पार्ट में किया है, जो कि कांकेर के दक्षिण में थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
उसके बाद आपको दिखाया जा रहा है पूरा कोंडागांव जिला, और ये पूरे बस्तर जिले में। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देन उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है क्या, अब याद रखना है आपको दक्षिण का पठार। तो दक्षिण के पठार के लिए चलिए इसको मैप से हम लोग कलर कर लेते हैं। मैक्सिमम भाग, जैसे कि ये पूरा भाग आपको याद रखना है, यहाँ तक ऐसे सुकमा तक आपको ले आना है ऐसे, और ये पूरा दंतेवाड़ा आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ज़्यादातर भाग आपको दिखाई देगा इसी दक्षिणी भाग के अंतर्गत, आपको दिखाई देगा दक्षिण पठार के अंतर्गत आपको दिखाई देगा किसका विस्तार, आपको पूरे दंडकारण्य के पठार में। इसको कहा जाता है दक्षिण का पठार। क्या कहते हैं, दक्षिण का पठार, जिसको मैंने लाल कलर से यहाँ पर अभी आप सबके लिए कलर कर दिया है। जो मैं मैप बनाता हूँ उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएंगे और आपको अपने दिमाग में चीज़ों को अच्छे से सेट यहीं से करना है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे मैं जितना बचा हुआ भाग है उसको थोड़ा सा जो भाग बच गया है उसको आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसको कैसे कर दे रहा हूँ, इसको इस कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जो नीचे बच गया है इसको आप लोग कहते हैं गोदावरी सबरी बेसिन। क्या कहते हैं, गोदावरी सबरी बेसिन। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अभी मैं नामकरण करूँगा आप सबके लिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इन सब का नामकरण कर लेते हैं। देखिए ये जिला कौन सा है, पहले तो आपको याद रखना है जिला है कांकेर। पहले तो आपको जिला याद रखना है, कांकेर जिला है। ये जो जिला आप देख पा रहे हैं ये कोंडागांव जिला है। कौन सा जिला है, कोंडागांव। इसके साथ साथ याद रखना ये जो जिला है ये है बस्तर। क्या है, बस्तर। ये जो जिला आप देख पा रहे हैं इस जिले को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं सुकमा सुकमा जिला। ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं दंतेवाड़ा। ठीक है, ये जो जिला है ये है बीजापुर जिला, और वहीं पर ये जो जिला आप देख पाते हैं ये है नारायणपुर। ठीक है, तो ये आपके बस्तर संभाग के पूरे जिले बन गए। और ये जो है संभाग है दुर्ग संभाग, लेकिन आता कौन सा है प्राकृतिक विभाजन में, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी जिला। इस बात को याद रखना है। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न बनेगा, बताइए मानपुर अंबागढ़ है ना चौकी जो है वो किस प्राकृतिक विभाजन का पार्ट है, तो आप बताएंगे ये जो है किसका पार्ट है जी, ये है आप बताएंगे दंडकारण्य के पठार का भाग। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत, आपसे पूछा जाएगा कितने जिले सम्मिलित है, तो बस्तर संभाग के 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके साथ आपको याद रखना है बस्तर संभाग के 7 जिले और दुर्ग संभाग का 1 जिला इसमें शामिल होता है। कौन सा है, मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी। अच्छे से इसको आपको दिमाग में याद रखना है। चलिए नामकरण करते हैं। जिसको हमने येलो कलर से बनाया है, ये जो येलो कलर से हमने बनाया है इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कुछ किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा बस्तर के पठार का आपको उल्लेख देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, कहाँ तक, आपको केवल बस्तर और सुकमा में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वो व्यापम में पूछा गया था, और आप सबको पता है व्यापम का कोई भी माई बाप नहीं है, वो कभी कभी कुछ भी आंसर ले लेता है। तो ऑथेंटिक चीज़ों पर आपको जाना है। बस्तर का पठार, या इसी को एलन वर्मा सर की किताब में कहा जाता है उत्तर पूर्वी पठार। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी पठार। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जिसको आप लोग यहाँ पर पिंक कलर से देख पा रहे हैं, इस वाले प्राकृतिक विभाजन को कहा जाता है कोटरी या कांकेर बेसिन। क्या कहते हैं, कोटरी या कांकेर बेसिन। कांकेर बेसिन कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ पर जिसको आप लोग ग्रीन में देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर में जिसको आप देख पा रहे हैं उसको कहा जाता है इसको अबूझ माड़ की पहाड़ी। क्या कहते हैं जी, अबूझ माड़ की पहाड़ी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जिसको आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं इसको कहते हैं अबूझ माड़ की पहाड़ी। साथ ही साथ आपको याद रखना है जिसको आप लोग लाल कलर में देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है
दक्षिण पठार, क्या कहते हैं, दक्षिण पठार। ठीक है, दक्षिण पठार कहा जाता है। आगे देखेंगे, जिसको आप लोग यहां पर ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है जी गोदावरी सबरी बेसिन। क्या कहते हैं, गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक है, अच्छे से दिमाग में मैप अच्छे से सेट हो गया होगा, ऐसा मैं अब उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, अबूझमाड़ की पहाड़ी, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, फिर आएगा गोदावरी सबरी बेसिन। 1 2 3 4 5, इस 5 उप विभाजन में आपको बांट कर पढ़ना है दंडकारण्य के पठार को। और दंडकारण्य के पठार के बारे में आप सभी को अब अच्छे से याद रखना है। देखिए, अब सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखते हुए चलना है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको याद रखना है। जैसे कि आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए दंडकारण्य का पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, तो आप बताएंगे प्रतिशत के अकॉर्डिंग 28.91% में। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर में। 2 प्रश्न यहां से बन गए। आगे आपसे पूछा जाएगा कि दंडकारण्य का पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में है, 8 जिलों में है। 7 बस्तर संभाग के, 1 दुर्ग संभाग के। कौन सा जिला है, वो जिला है मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तीसरा प्रश्न आपसे बन जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, बताइए दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत उत्तर पूर्वी जो पठार है वो आपको कहां कहां दिखाई देता है, तो आप बताएंगे कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। कहां दिखाई देता है, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। ये आपको याद रखना है। कुछ इस प्रकार से आपको चीज़ों को अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार जो छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिला में है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बताइए इसका विस्तार कितने जिलों में है, तो आप बताएंगे, एक तो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कांकेर में, फिर ज़्यादातर भाग दिखाई दे रहा है नारायणपुर में। आगे देखेंगे, है ना, ये जो जिला है बीजापुर में भी आपको इसका दक्षिणी छोर दिखाई दे रहा है। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे, भैया अच्छे से याद रखना है कि ये 3 जिलों में इसका विस्तार है, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले में। पर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में है, तब आप बताएंगे सबसे ज्यादा विस्तार इसका नारायणपुर जिले में है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको। साथ ही साथ आपको याद रखना है गोदावरी सबरी बेसिन के बारे में। और गोदावरी सबरी बेसिन के बारे में याद रखने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज और बनाने की आवश्यकता है, उसको चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर आप इधर देखेंगे तो आपको एक स्टेट दिखाई देता है, उसको कहते हैं आप लोग क्या, उसको कहते हैं आप लोग ओडिशा। और ओडिशा में आपको 2 पहाड़ याद रखना है। क्या याद रखना है, 2 पहाड़ आपको अच्छे से याद रखने हैं। वो 2 पहाड़ कौन कौन से हैं, एक इधर याद रखना है आपको और एक यहाँ पर। ठीक है, एक को कहा जाता है क्या, एक को कहा जाता है मुंगेर पर्वत। क्या कहते हैं जी, मुंगेर पर्वत। क्या कहते हैं, मुंगेर पर्वत। और मुंगेर पर्वत के बाद आपको याद रखना है मुंगेर पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, मुंगेर पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आप बताएंगे ये कौन सी नदी है, तो आप बताएंगे इस नदी को, ये है बस्तर की जीवनदायिनी, जिसको आप लोग कहते हैं इंद्रावती नदी। क्या कहते हैं, इंद्रावती नदी। आपको अच्छे से याद रखना है। दंतेवाड़ा जिला से ऐसे होकर के प्रवाहित हो रही है, आपको याद रखना है इंद्रावती नदी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका फ्लो आपको दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे आकर के पहले किधर आई है, पश्चिम, फिर दक्षिण की ओर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य के पठार का ढाल किस ओर है, तो आप बताएंगे एंड ऑफ द डे यहाँ की मुख्य नदी कहाँ पर जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर, इसलिए आप कहेंगे इसका जो ढाल है दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, चीजें याद हो रही है। चलिए, एक आपको याद रखना है, जब इंडियन ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ा रहा था, तो महाराष्ट्र जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपको मैंने बताया था, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जब मैंने आपको बताया तब आपको बताया था एक नदी के बारे में। और वो नदी कौन सी थी, वो नदी थी जी, आपको याद रखना है गोदावरी नदी। नदी कौन सी थी, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को आपको याद रखना है कुछ इस प्रकार से ऐसे उद्गमित होकर के थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हुए कुछ इस प्रकार से वो प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है।
और इसी गोदावरी में आकर के भद्रकाली के पास इंद्रावती नदी विसर्जित हो जाती है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप देख पा रहे हैं जो बस्तर की जीवनदानी इंद्रावती है, जो ओडिशा के मुंगेर पर्वत से निकल करके कुछ इस प्रकार से ऐसे आ रही है, वो किस नदी में मिल जा रही है? वो नदी का नाम है, आपको याद रखना है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, याद रखना है। और गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? बताइए कहां से होता है जी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी आपने कुछ पढ़ा है क्या? कुछ इस प्रकार से नासिक के पास पढ़ा है ना? याद रखते हैं। महाराष्ट्र जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था नासिक के समीप गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होती है, ये आपको मैंने वहां पर बताया था। ठीक है, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इधर मैंने एक और इसकी नदी बताया था, ऐसी इसकी एक सहायक नदी आती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जिसको आप लोग कहते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। मैं यहाँ पर अभी किसी चीज़ को काट नहीं रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आती है, ऐसा आपको याद रखना है। इस नदी को हमने क्या बोला था? इस नदी को हमने बोला था वेन गंगा। क्या बोला था जी? वेन गंगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, वेन गंगा। वेन गंगा किसकी सहायक है? वो सहायक है गोदावरी की। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ आगे आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दो और नदी देखने को मिलेगा। ये है कोंडागांव जिला, और कोंडागांव जिला में माकड़ी तहसील से उद्गमित होकर एक नदी आती है, इसको कहते हैं आप लोग कौन सी नदी? नारंगी नदी। और इसी नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोंडागांव शहर स्थित है, आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना है यहाँ से बड़े राजपुर वाले क्षेत्र से एक नदी उद्गमित होकर के आती है, उसको कहते हैं बोर्डिंग रिवर। क्या कहते हैं? बोर्डिंग रिवर, बोर्डिंग नदी कहते हैं। इसको याद रखना है इस क्षेत्र के बारे में। ये है राजहरा की पहाड़ी, और इसी राजहरा की पहाड़ी से एक नदी उद्गमित होकर के आ रही है, जो कि कांकेर के बाद नारायणपुर, और नारायणपुर के बाद में बीजापुर जिले में आकर के मिलती है। और इस नदी को आप कहते हैं, किस नदी के नाम से जानते हैं इसको जी? इसको आप जानते हैं, है ना, कोटरी नदी के नाम से। और इसी का प्राचीन नाम क्या है? इसी का प्राचीन नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है, परलकोट नदी। क्या नाम है? परलकोट नदी। ठीक है, अगर आप सबको बाउंड्री अच्छे से क्लियर नहीं हो रही तो मैं एक बार बाउंड्री और बना दे रहा हूं। सभी जिले की बाउंड्री को मैं एक बार और अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएं। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोला मानपुर वाले क्षेत्र से के इधर राजहरा की जो पहाड़ी है ना, क्योंकि दल्ली राजहरा की पहाड़ी आपने बादल में पढ़ा है, यहीं पर आपको दिखाई देगा राजहरा की पहाड़ी। इसी राजहरा की पहाड़ी से उद्गमित होकर के आ रही है, आपको याद रखना है कौन सी नदी? ये नदी है कोटरी नदी। इसको प्राचीन समय में परलकोट नदी के नाम से जानते थे, और ये इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 135 किलोमीटर की लंबाई है, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, ये जो आप देख पा रहे हैं इस पर्वत को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नंदपुर पर्वत। कोरापुट के पास उड़ीसा से उद्गमित होती है एक नदी, और इस नदी को याद रखना है, थोड़ा सा बस्तर और फिर सुकमा जिले में प्रवाहित होकर के जा करके मिल जाती है, किसमें मिल जाती है? कौन सी नदी है जी? लंबी नदी, गोदावरी नदी में। तो गोदावरी में जाकर के मिल जाती है अंततः कौन सी नदी? सबरी नदी। तो ये है सबरी नदी, कोरापुट से उद्गमित होती है, थोड़ा सा बस्तर, उसके बाद में सुकमा में प्रवाहित होते हुए जाकर के किस में मिल जाती है? आपको याद रखना है, ये मिल जाती है गोदावरी नदी में। 173 किलोमीटर की लंबाई है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी नदी पर, सभी नदी पर आपको सोने के कण दिखाई देते हैं, ऐसा आप पढ़ते होंगे। ठीक है, साथ साथ आपको याद रखना है, इसको प्राचीन समय में कोलाब नदी के नाम से जाना जाता था। कोलाब नदी के साथ साथ आपको याद रखना है, इस पर आपको एक झरना दिखाई देता है, उसको कहते हैं गुप्तेश्वर वाटरफॉल। किसमें? सबरी नदी पर। ये सब बातें आगे पढ़ेंगे, लेकिन चीज़ों को सुन के रखना है, क्योंकि जब आप सुने रहेंगे तब आपको एग्जाम के लिए चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है, तो ये रहेगा रिवर सिस्टम वाला पार्ट में, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आगे हम लिखेंगे इस क्षेत्र से, दंडकारण्य के पठार वाले क्षेत्र से कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तब आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर शंखनी एवं डंगनी नदी के तट पर आपको दंतेवाड़ा शहर दिखाई देगा, यहीं पर दंतेश्वरी माता का मंदिर दिखाई देगा। इस सभी बातों को अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं जो आपको यहीं पर दिखाई देगा। जैसे कि ये कांकेर है, तो कांकेर में आपको यहाँ पर दिखाई देगा
इस बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा, जो कि नारायणपुर और कांकेर के बॉर्डर में लगा हुआ है। इस जगह को आपको अच्छे से याद रखना है। चूँकि रावघाट नामक गांव जो है कांकेर जिला में है, इसलिए कांकेर में रावघाट पर्वत को पढ़ते हैं, लेकिन एक बार आयोग ने इसको नारायणपुर आंसर लिया हुआ था। ठीक है, आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे, मेरे ऊपर आकर के ब्लेम नहीं करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, ये रावघाट की पहाड़ियाँ अगर वास्तविक रूप में अगर देखी जाएंगी, चूँकि रावघाट नामक गाँव कहाँ पर है, गाँव स्थित है कांकेर में, इसलिए इसको कांकेर जिला लेना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर है रावघाट की पहाड़ी, कांकेर जिला। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मलाज कुंडम की पहाड़ी। क्या दिखाई देगा जी? मलाज कुंडम की पहाड़ी। ये भी कहाँ पर है? ये भी है कांकेर जिला में। इसके साथ साथ आपको दिखाई देगा क्या? आपको दिखाई देगा यहीं पर गड़िया पहाड़। क्या दिखाई देगा? गड़िया पहाड़। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? कांकेर जिला में। एक है रावघाट की पहाड़ी, गड़िया पहाड़, साथ ही साथ आपको क्या बोला मैंने? मलाज कुंडम की पहाड़ी। ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ दिखाई दे रही हैं आपको? ये सभी पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है कांकेर जिला में। अच्छे से आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कांकेर जिला में कौन निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी नहीं है, तो आप बताएंगे एक तो रावघाट है, एक दूसरा क्या है? गड़िया पहाड़ है, तीसरा क्या है? मलाज कुंडम की पहाड़ी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको दिखाई देगा यहीं पर भानु प्रतापपुर वाले क्षेत्र में एक और पर्वत दिखाई देता है कांकेर जिला में। उसको कहते हैं भैया आरी डोंगरी। क्या कहते हैं? आरी डोंगरी। तो आप सभी को कितना पहाड़ देख लिया आप लोगों ने? 4 पहाड़ देख लिए। एक है गड़िया पहाड़, आरी डोंगरी, उसके बाद रावघाट की पहाड़ी है ना, और ये कौन सा है? कौन सा पहाड़ी है? मलाज कुंडम की पहाड़ी। तो 4 पहाड़ी आपने देख लिया कांकेर जिला में। और ये पूरा जो पहाड़ देख पा रहे हैं ग्रीन से, ये पूरा पार्ट कहलाता है, पूरा का पूरा कहलाता है जी, ये पूरा सेक्शन क्या कहलाता है? अबूझमाड़ की पहाड़ी। और इधर से जब आते हैं तो आपको यहां पर दिखाई देता है ओरछा। क्या दिखाई देता है? ओरछा। यहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा ओरछा। ठीक है, इसीलिए इस ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी अबूझमाड़ की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा आपको दर्ज देखने को मिलती है, इसीलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसको कहते हैं? अबूझमाड़ की पहाड़ी को कहते हैं, या अबूझमाड़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है। 187 सेंटीमीटर की वर्षा यहां पर दर्ज की गई है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये पहाड़ों के बारे में याद रखना है यहां पर। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे ये जो सेक्शन देख पा रहे हैं ब्लू में, यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर आपको दिखाई देगा, पहाड़ को ग्रीन से कर लेते हैं, इसको कहते हैं कौन सी पहाड़ी? तो इसको आपको याद रखना है अलबका की पहाड़ी। क्या कहते हैं? अलबका की पहाड़ी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है यहीं पर एक और पहाड़ी, अलबामा की पहाड़ी। क्या कहते हैं? अलबामा की पहाड़ी। और यहीं कहीं पर आपको याद रखना है एक और पहाड़ी, जिसको कहते हैं उसूर की पहाड़ी। क्या कहते हैं? उसूर की पहाड़ी। 3 पहाड़ी बता दिया मैंने, अलबामा। इसके साथ आपको क्या क्या याद रखना है? अलबामा, अलबक्का, अलबामा और उसूर, 3 पहाड़ी आपको याद रखना है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको पठार के रूप में याद रखना है आपको। पठार के रूप में इसकी चोटी को मैं थोड़ा सा ढलान, चोटी युक्त ना बना करके इसको थोड़ा सा मैं समतल बना रहा हूँ, क्योंकि इसको पठार के रूप में आपको याद रखना है। ये है कोंटा के दक्षिण में आपको दिखाई देता है, इसको कहते हैं गोलापल्ली का पठार या गोलापल्ली की पहाड़ी। आपको कहीं पर अलग अलग नाम दिखाई दे सकता है, याद रखना है मेनली गोलापल्ली कहाँ पर है आपसे पूछा जाएगा। आप बताएंगे कोंटा तहसील में स्थित है, इसको याद रखना है। कोंटा तहसील के दक्षिण में स्थित है। एल.एन. वर्मा सर की किताब में डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, और ऐसी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तहसील आपको याद रखना है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेडिकल का कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर स्थित है? सुकमा के गोलापल्ली जो आप देख पा रहे हैं ये पठार, ये स्थित है कोंटा तहसील में। यहाँ पर आप देखेंगे दंतेवाड़ा में तो आपको एक हिल दिखाई देता है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ की सेकंड हाईएस्ट आपको पीक दिखाई देती है। इसको आप कहते हैं बैलाडीला की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर आपको दिखाई देगी, और ये छत्तीसगढ़ की सेकंड हाईएस्ट पीक है। आपको याद रखना है नंदीराज हिल, इसकी पीक है, आपको याद रखना है 1210 मीटर। ओके, इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ आपको क्या याद रखना है? 1210 मीटर के साथ में सेकंड हाईएस्ट है,
अब प्रश्न क्या करेगा आयोग आपसे, वो पूछेगा बताइए दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तब आप बताएंगे दंडकारण्य की पठार की सबसे ऊंची चोटी है भैया नंदीराज हिल्स। ठीक है, गौलाटा में नहीं चले जाना है सबसे ऊंची है करके, दंडकारण्य के पठार स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तब आपको जवाब देना है नंदीराज हिल। ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना है ये जो बस्तर आप देख पा रहे हैं, बस्तर में आपको एक पहाड़ याद रखना है, इसको कहते हैं मांझी डोंगरी। क्या कहते हैं जी, मांझी डोंगरी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, सभी पर्वतों को सभी पहाड़ों को भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए आज हमने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है उसको अब हम लोग थोड़ा सा नोट करते हुए चलते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हमने आज देखा है। तो सबसे पहले हम लोग कोटरी बेसिन की बात करते हैं, कोटरी बेसिन की बात करते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर कोटरी बेसिन से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं किस पर, जो हमने आज पढ़ा है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, दंडकारण्य के पठार पर चर्चा कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दंडकारण्य के पठार के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल याद रखना है, जो कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। क्षेत्रफल क्या है, 39,060 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज क्या है, तो आपको परसेंट याद रखना है, कितना परसेंट में इसका विस्तार है, 28.91%। साथ ही साथ आपको याद रखना है विस्तार कितने जिलों में है, विस्तार तो आपको याद रखना है विस्तार 8 जिलों में है, 8 जिलों में। और वो 8 जिलों में से आपको याद रखना है 7 बस्तर संभाग से, बस्तर संभाग प्लस 1 जो है मुला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये है दुर्ग संभाग। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, विस्तार कितने जिलों में है, 8 जिलों में है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं इस पूरे दंडकारण्य की पठार की, अगर आप बात करते हैं तो आप देख पाएंगे दंडकारण्य की पठार के बारे में अगर आप देखते हैं तो देखेंगे जी इसके उत्तर में आपको क्या दिखाई देता है, मैप में देख लेते हैं ना पिछले स्लाइड में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इसको देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसके उत्तर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप प्राकृतिक रूप से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको इसके उत्तर में, आपको इसके उत्तर में दिखाई देता है महानदी का मैदान। जबकि दक्षिण में आप देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, गोदावरी सबरी का बेसिन, या आप कह सकते हैं गोदावरी बेसिन आपको दिखाई देता है, इसको आपको याद रखना है, या इसी को कह सकते हैं आप लोग गोदावरी घाटी। उत्तर में महानदी का मैदान, दक्षिण में गोदावरी की घाटी, इस बात को याद रखना है। अब पूर्व में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इधर आप जाएंगे तो कोरापुट, कालाहांडी, मुंगेर पर्वत, उड़ीसा वाला क्षेत्र दिखाई देगा। ठीक है, इसकी प्राकृतिक सीमाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इधर आप आएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, चलिए बताइए इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी देखिए। तो पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है गोदावरी की सहायक वेनगंगा, क्या दिखाई दे रही है जी, गोदावरी की सहायक वेनगंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप सबके लिए ड्रॉ किया था इस चीज को, ऊपर में आपको लिखने की जरूरत है बस यहाँ पर महानदी का मैदान। ठीक है, तो इसके प्राकृतिक विभाजन की ओर अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राकृतिक सीमाओं में याद रखेंगे पूर्व में क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो कोरापुट, कालाहांडी, मुंगेर पर्वत जैसी जो श्रेणियां हैं जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। उत्तरी सीमा महानदी की मैदान, पश्चिमी सीमा आप देखेंगे तो ये वेनगंगा, और दक्षिण में ये गोदावरी की जो घाटियां हैं ये इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है, आप अगर शैल चट्टानों की बात करते हैं, है ना, शैल क्रम की अगर आप बात करते हैं, शैल क्रम, तो ये जो पूरा क्षेत्र है आपको दिखाई देगा किससे, ओल्डेस्ट रॉक या पुरातन शैल समूह से बना है, किससे, पुरातन शैल समूह। और इस पुरातन शैल समूह के अंतर्गत क्या देखते हैं हम लोग, 2 प्रकार के चट्टानों को देखते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको पता होगा आर्कियन, और दूसरा क्या है, दूसरा है धारवाड़। क्या है जी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको दिखाई देती है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। पूरा दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार आपको याद रखना है, का पठार के पठार
का 75% हिस्सा पुरातन सेल समूह से निर्मित है। पुरातन सेल समूह से निर्मित है, सेल समूह से, अर्थात ये कहने का मतलब है यहाँ पर आपको ज़्यादातर क्षेत्र में आर्कियन और धारवाड़ का ही विस्तार दिखाई देगा, क्योंकि पुरातन सेल समूह के अंतर्गत कौन कौन सा मिले, आर्कियन और धारवाड़। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर खनिज के रूप में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा, तो मुख्यतः आपको याद रखना है खनिज के रूप में यहाँ पर जो मुख्यतः जो दिखाई देता है वो एक है लोहा और दूसरा आपको दिखाई देता है टीन। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में आपको चूना पत्थर, कुछ क्षेत्रों में आपको कोरंडम, गार्नेट, इस प्रकार के भी खनिज दिखाई देंगे, लेकिन उसको खनिज वाले टॉपिक में कवर करेंगे। मुख्यतः यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, लोहा आपको याद रखना है और साथ ही साथ आपको याद रखना है टीन। और इस टीन के उत्पादन में पूरे भारत में छत्तीसगढ़ जो है प्रथम नंबर पर है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद हुआ। चलिए बढ़े क्या आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो खनिज हमने देख लिया। ठीक है, ढाल की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था नदी की अकॉर्डिंग हम ढाल की बात करते हैं तो ढाल इसका दक्षिण की ओर है। हमने अभी कुछ देर पहले देखा है ढाल इसका क्या है, दक्षिण की ओर है। मिट्टी की अगर आप बात करते हैं, मिट्टी की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी या इसी को लाल बलुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल बलुई मिट्टी भी कहते हैं इसी को। इसके साथ साथ आपको दिखाई देता है यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी आपको दिखाई देगा इस क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर अगर आप फसल की बात करेंगे, चूंकि ये लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी बहुत उपजाऊ किस्म की मिट्टियाँ नहीं होती है, इसीलिए यहाँ की ढलानों में जो मिट्टी मिलती है लाल बलुई मिट्टी, इन्हीं मिट्टी को क्या कहते हैं, इन्हीं मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिकरा मिट्टी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बस्तर की ढलानों में, बस्तर की ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी, पाई जाने वाली मिट्टी, वास्तविक तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो मिट्टी कौन सी मिट्टी है, ये लाल बलुई मिट्टी ही है। और इसी मिट्टी को स्थानीय रूप में ये लोग टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टिकरा मिट्टी। तो टिकरा मिट्टी का विस्तार आपको कहाँ दिखाई देता है, बस्तर संभाग में दिखाई देता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आप सबको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा बस्तर संभाग आपको पूरे अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई है इन सभी बातों को याद रखना है। नदियों को मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैंने नदियों को वहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ। कौन सी नदियाँ, क्या क्या नदियाँ हैं, मैंने वहाँ पर बता दिया है। रिवर सिस्टम में और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं भैया, फिर बाद में बोलेंगे हमारा नोट्स जो है अधूरा है। नदियों की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख तो यहाँ पर इंद्रावती याद रखेंगे। इंद्रावती, इंद्रावती के बाद आपको मैंने बताया था कोटरी, कोटरी के बाद आपको मैंने बताया था बोर्डिंग, बोर्डिंग, नारंगी, डंकनी और शंखनी, डंकिनी और शंखनी, ये सभी नदियों का आपको प्रवाह क्षेत्र दिखाई देगा। कौन सा, दंडकारण्य का पठार। अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अब टिकरा मिट्टी मिलती है तो फसल की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से फसल आपको दिखाई देंगे, तो आप अगर फसल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फसल दिखाई देंगे जी, एकदम सिंपल से आपको याद रखेंगे मोटे अनाज। मोटे अनाज की अगर आपको बात पूछे तो आप कह देंगे मोटे अनाज में कोदो, कुटकी। क्या कहेंगे, कोदो, कुटकी। ठीक है, कोदो, कुटकी, इस टाइप की फसलें आपको दिखाई देंगी बस्तर वाले क्षेत्र में, जो कि दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आपको दिखाई देता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में। एक है कोटरी बेसिन। तो आप सभी को मैंने बताया था कोटरी बेसिन का विस्तार। तो एल एन वर्मा सर की किताब में एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है इस कोटरी बेसिन के बारे में, आपको याद रखना है। कहाँ पर आपको मैंने बताया था कोटरी बेसिन कहाँ पर है, तो आपको अभी अभी कुछ देर पहले मैंने मैप में बताया। ठीक है, तो आप सभी को देखने को मिला होगा, यहाँ पर बना हुआ था है ना, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था कांकेर। उसके पूरे इस क्षेत्र को हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया हुआ था, इसको हमने कहा था कोटरी बेसिन। तो कोटरी बेसिन में अगर आप जाएंगे तो कुछ पहाड़ियों के बाद आपको दिखाई देता है क्या,
आपको दिखाई देता है। यहाँ पर मलाज कुंडम की पहाड़ी से एक नदी ऐसे उद्गमित होती है और जा करके किस में मिलती है, इधर से एक नदी आ रही है जिसको कहते हैं आप लोग महानदी। क्या कहते हैं, महानदी। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इस बात को याद रखना है, कोटरी बेसिन का जो पूर्वी जो छोर है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, जबकि इसका पश्चिमी छोर जो है कोटरी नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बनता है। ये कथन जो है अगर पूछ ले तो आपको याद रखना ये कथन जो है सही है। ऐसा ही लिखा हुआ है एलन वर्मा सर की किताब में, जो कि आप सबके लिए एक मान्य किताब है। मैं लगातार बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, आपको पढ़ने में थोड़ा सा है ना हेजिटेशन होता है, इसलिए मैं आप सभी के लिए इस चीज़ को एकदम छोटे छोटे वे में तोड़ करके आपको सबको बताता हूँ, ठीक है। तो कोटरी बेसिन के बारे में याद रखना है, कांकेर बेसिन कहते हैं इसको, अन्य नाम कांकेर बेसिन कहते हैं, कांकेर बेसिन। विस्तार अगर आप देखेंगे विस्तार तो मोला मानपुर अंबागढ़ चौक, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और कहाँ दिखाई देगा आपको, कांकेर जिला में आपको दिखाई देता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पूर्वी सीमा इसकी, पूर्वी छोर का क्षेत्र महानदी बेसिन, महानदी बेसिन द्वारा निर्मित, ठीक है, निर्मित है। ये कथन आ जाए तो आपको याद रखना है, बिल्कुल सही कथन है कोटरी बेसिन के बारे में। कोटरी नदी के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये क्या है, कैसा है, इसका नाम, अन्य नाम क्या है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कोटरी नदी से जो बेसिन बनता है उसके बारे में, ठीक है। याद रख लीजिए ये जो नदी है इंद्रावती, इसी में आकर के मिलती है ये कोटरी नदी। 135 किलोमीटर की लंबाई है, राजहरा की पहाड़ी से उद्गमित होकर के आती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी, इस बात को याद रखना है, किसकी, इंद्रावती की, ठीक है। याद हो गया, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था। अबूझमाड़ की पहाड़ी में क्या देखा था हम लोगों ने, ऐसा हमने बनाया हुआ था जिला, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने जिला बनाया हुआ था, जिसमें हमने देखा था ये नारायणपुर जिला है, और इस नारायणपुर जिला में आप सभी को मैंने बताया था यहाँ दक्षिण में कहाँ से स्टार्ट होता था, कांकेर के दक्षिण से लेकर के नारायणपुर में यहाँ तक, नारायणपुर से लेकर के बीजापुर में यहाँ तक, जहाँ तक इंद्रावती नदी ऐसे फ्लो होकर के आ रही है, यहाँ तक हमने देखा था इसका विस्तार, ठीक है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला थी, इसी को हमने कहा था अबूझमाड़ की पहाड़ी। क्या कहा था जी, अबूझमाड़ की पहाड़ी। चलिए इसके बारे में आपको याद रखना है, अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में विस्तार कहाँ कहाँ है, दक्षिणी कांकेर है ना, फिर नारायणपुर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सर्वाधिक कहाँ है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक विस्तार, इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, ये है नारायणपुर में। उसके बाद आपको याद रखना है उत्तरी बीजापुर में आपको देखने को मिलेगा कहाँ, इसका विस्तार अबूझमाड़ की पहाड़ी का। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, हाईएस्ट पीक की बात करेंगे इसकी, तो आपको दिखाई देगा 1076 मीटर, कहीं पर 75 मीटर भी दिखाई देता है। आपको याद रखना है 1076 मीटर की ऊंचाई है इसकी। हाईएस्ट पीक कितनी है, 1076 मीटर की है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में। यहाँ पर जो अबूझ शब्द आप देखते हैं, अबूझ, अबूझ का शब्द होता है जिसे बूझा ना जा सके, जिसे बूझा ना जा सके उसको कहते हैं अबूझ। उसके साथ साथ आपको याद रखना है माड़ जो शब्द आप देखते हैं इसका मतलब होता है पर्वत। ऐसा पर्वत या ऐसे पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे दुर्गम क्षेत्र जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया, उस क्षेत्र को कहते हैं अबूझमाड़। और अबूझमाड़ जो है यहाँ पर आपको याद रखना है अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार, अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार, ठीक है। किसको कहते हैं अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार, आप कहेंगे भैया ओरछा को कहा जाता है, ओरछा को कहा जाता है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, ओरछा को कहते हैं, इस बात को आपको अच्छे से
याद रखना है। अबूझमाड़ के बारे में अगर इसकी सीमा की बात अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये कोंडा गांव में यहाँ पर एक नदी आएगी, ऐसे मिल जाएगी बस्तर में आकर के। इस नदी को हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था बोर्डिंग। क्या कहा था जी? बोर्डिंग रिवर हमने कहा था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमने एक नदी और बनाया था जो कि किसकी सहायक नदी थी? गोदावरी की सहायक नदी थी। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था वेन गंगा। हमने बनाया हुआ था कुछ देर पहले। ठीक है, उत्तर में आप सभी को पता है ये कौन सा है? तो ये है कोटरी बेसिन है, ऊपर में इसके कोटरी बेसिन दिखाई दे रहा है ना? ये कलर के नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोटरी बेसिन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, कोटरी बेसिन आपको याद रखना है। इधर आप दिखाए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक पर्वत श्रृंखला बनाया था जो कि मैंने बताया था कि ज़्यादातर भाग इसके कहाँ पर पड़ता है? तो आपको मैंने बताया था इसका ज़्यादातर जो भाग पड़ता है ये कांकेर में पड़ता है। इसको हम लोग कहे थे कौन सा पर्वत श्रृंखला? राव घाट की पहाड़ी। क्या कहते जी? राव घाट की पहाड़ी। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर इसकी प्राकृतिक सीमाओं के बारे में आपसे पूछा जाए, इसके दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? तो इसके दक्षिण में प्रवाहित हो रही है, आपको याद रखना है ना, इंद्रावती नदी। दिखाई दे रही है आपको? ये इंद्रावती नदी है, ये वेनगंगा है, वो बोर्डिंग नदी है, ये रावघाट की पहाड़ी है, ऊपर कोटरी बेसिन है। चलिए, अब इसकी प्राकृतिक सीमाओं के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो बताएंगे। बताइए इसके उत्तर में क्या है? तो आप बताएंगे इसके उत्तर में कोटरी नदी है। इसमें पूछा जाएगा इसके उत्तर पूर्व में क्या है? तो आप बताएंगे इसके उत्तर पूर्व में आपको दिखाई दे रहा है राव घाट की पहाड़ी। क्या दिखाई दे रही है जी? राव घाट की पहाड़ी। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा बताइए इसके दक्षिण में क्या है? तो आप बोलेंगे इंद्रावती नदी। क्या है? इंद्रावती नदी। और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इसके पूर्व में क्या है? तो आप बताएंगे इसके पूर्व में क्या दिखाई दे रहा है? बोर्डिंग नदी। और पश्चिम में क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपसे कोई पूछे इसके पश्चिम में आपको क्या दिखाई देता है तो आप क्या कहेंगे जी? इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में आप बताएंगे ये पूरी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ यहाँ पर वेनगंगा दिखाई देगी, क्योंकि वेनगंगा ही यहाँ की पश्चिमी सीमा बना रही है। ठीक है, अच्छे से याद हुआ? चलिए, आपको याद रखना है ये रहा अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में। इसको, इसका प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को आपको याद रखना है। यहां पर जो जनजाति निवास करती है, जनजाति उसको अबूझमाड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? अबूझमाड़िया जनजाति निवास करती है इस क्षेत्र में, आपको याद रखना है। पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा सबको याद रखना है ना? ये है बोर्डिंग, मैं लिख दे रहा हूं भैया, पूर्व सीमा बनाती है कोटरी बेसिन। यहां पर लिखा हुआ है कोटरी बेसिन। और ये बनाती है इसकी उत्तरी सीमा। ये है, यहां पर मैंने बताया था आपको कौन से पर्वत श्रृंखला? राव घाट की पहाड़ी। ये पूरे लोहे के लिए फेमस है। अभी भिलाई स्टील प्लांट को यहीं से लोहा सप्लाई किया जाता है, आपको याद रखना है रावघाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये क्षेत्र के लिए आपको क्या याद रखना है? रावघाट की पहाड़ियों के बारे में। ये जो है इसके नॉर्थ ईस्ट सीमा बनाती है, उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण की अगर बात करते हैं तो ये इंद्रावती नदी आ रही है, इंद्रावती, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दक्षिणी सीमा। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। किसके बारे में? अबूझमाड़ की पहाड़ियों के बारे में। यहीं पर आपको जो चीज़ें दिखाई देती है, जिसमें से एक को कहते हैं आप लोग खुरसेल घाटी। क्या कहते हैं जी? खुरसेल घाटी कहते हैं, आपको याद रखना है। यहीं पर स्थित है खुरसेल घाटी। क्या स्थित है? खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी। और खुरसेल घाटी जो है उच्चतम किस्म के सागौन के लिए फेमस है। उच्चतम किस्म के सागौन की प्राप्ति होती है कहाँ से? खुरसेल घाटी से। इस बात को आपको याद रखना है। उच्चतम किस्म की सागौन कहाँ से प्राप्त होता है आपको बोला जाए तो आप याद रखना है उच्चतम किस्म का सागौन अबूझमाड़ की पहाड़ियों के पास स्थित खुरसेल घाटी से होती है। इस बात को याद रखना है। यहीं पर आपको दिखाई देगा जाटलूर वाला क्षेत्र, जहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। किसका? मगरमच्छ का, जाटलूर वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा जब और पढ़ेंगे। अभी इतनी बातों को आपको याद रखना है अबूझमाड़ की पहाड़ी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। उत्तर पूर्वी पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार के बारे में मैंने बताया था आपको, उत्तर पूर्वी पठार के लिए। ठीक है,
ठीक है, हमने देखा था कुछ यहाँ से दक्षिण से चालू हुआ था कांकेर के, कुछ इस वाले पार्ट से पूरा ये कोंडागांव वाला क्षेत्र इसमें शामिल हुआ था। देन उसके बाद में हमने देखा था पूरा बस्तर वाला क्षेत्र इसमें पूरा शामिल हो गया था। ऐसा ही हमने देखा था। तो याद रखना है आपको, इसके अंतर्गत इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी पठार। विस्तार देखिए, विस्तार कहाँ से है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कांकेर, दक्षिणी कांकेर, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके साथ आपको कोंडागांव का पूरा जिला देखने को मिलेगा, कोंडागांव। फिर आपको दिखाई देगा बस्तर में विस्तार इसका दिखाई देगा आपको उत्तर पूर्वी पठार का, ठीक है। आपको याद रखना है उत्तर पूर्वी पठार की, अगर आप ऊंचाई की बात करते हैं, औसत ऊंचाई की अगर आप बात करते हैं, औसत ऊंचाई, तो ये ज़्यादातर जगहों में आपको दिखाई देगा 800 मीटर के आसपास, 800 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई आपको दिखाई देगी। लेकिन कहीं कहीं पर ये जब नीचे आती है तो इसकी ऊंचाई जो है आपको घटते हुए दिखाई देगी, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को याद रखना है। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं दरभा घाटी, जहां पर आपको किसकी प्राप्ति होती है, दरभा घाटी में आपको प्राप्ति होती है। यहां पर याद रखना है जी, क्या कहते हैं इसको, तो आपको याद रखना है इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तुलसी डोंगर। क्या कहते हैं, तुलसी डोंगर कहते हैं। और यहाँ पर किसकी प्राप्ति होती है दरभा घाटी में, तो आपको याद रखना है यहाँ पर प्राप्ति होती है अभ्रक की, किसकी, अभ्रक की प्राप्ति होती है। इस बात को याद रखना है दरभा घाटी में। तो बस्तर के दरभा वाले क्षेत्र में जो कि उत्तर पूर्वी पठार का हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तुलसी डोंगर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बताइए तुलसी डोंगर क्या है, तो आप बताएंगे दरभा घाटी को ही कहा जाता है तुलसी डोंगर वाला क्षेत्र। यहाँ पर अभ्रक की प्राप्ति होती है। इसी से लगा हुआ क्षेत्र यहाँ पर सुकमा वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है, जिसको आप कहते हैं झीरम घाटी, जहाँ पर झीरम घाटी का कांड हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया था, आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये है झीरम घाटी वाला क्षेत्र, दरभा घाटी से नीचे सुकमा में झीरम घाटी पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्थित है इस क्षेत्र को कहते हैं बस्तर में बस्ता नार। क्या कहते हैं, बस्ता नार। और बस्ता नार में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं टांगरी डोंगरी। क्या कहते हैं जी, टांगरी या टंगरी डोंगरी। क्या कहते हैं, टंगरी डोंगरी या टंगरी डोंगर। याद रखना है टंगरी डोंगर, तुलसी डोंगर, तुलसी डोंगर दरभा घाटी, बस्तर नार के पास है टंगरी डोंगर। इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये जो बस्तर उत्तर पूर्वी पठार जो हम पढ़ते हैं उससे संबंधित ये जो नारायणपुर और जो ये कांकेर वाला क्षेत्र है, यहाँ कहीं पर आपको जो कि खुर से जो कि पिंजाड़िन घाटी से लगा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है मतला घाटी। क्या कहते हैं, मतला घाटी कहते हैं। इसको याद रखना है। मतला घाटी कहाँ है आपको पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जी इसके बारे में। मतला घाटी जिसको उत्तर पूर्वी पठार कहते हैं, इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जो चीज़ें एल एन वर्मा सर की किताब में लिखी हुई है वही चीज़ें मैं आपको ला करके बता रहा हूँ। और इसका लोकेशन जो मतला घाटी देखते हैं, कई लोग आपको कोंडागांव बता देते हैं, कई लोग आपको बस्तर बता देते हैं, लेकिन आप अभी वर्तमान में जाकर के देखेंगे तो वर्तमान में पिंजाड़िन घाटी और राव घाट वाले जो क्षेत्र दिखाई देते हैं वहीं आसपास पर ये दिखाई देते हैं, नारायणपुर और कहाँ पर, कांकेर के आसपास वाले क्षेत्र में। इसलिए याद रखना है तो ये उत्तर पश्चिम में इस प्राकृतिक प्रदेश के, लेकिन इस कौन सा जगह पे अगर याद रखना है, जिला याद रखना है, तो ये दो जिलों को आपको याद रख सकते हो, ठीक है। याद रखते हैं मतला घाटी, साथ ही आपको याद रखना है तुलसी डोंगरी या तुलसी डोंगर, तुलसी डोंगर। तुलसी डोंगर का मतलब होता है दरभा घाटी। साथ ही याद रखना है यहाँ पर आपको क्या, टंगरी डोंगर, टंगरी डोंगर याद रखना है। इसका मतलब है बस्ता नार वाला क्षेत्र, बस्ता नार वाला क्षेत्र बस्तर का, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, उत्तर पूर्वी पठार के बारे में, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्षेत्र में आपको याद रखना है जो मुख्य बात। और एक मुख्य बात जो हम भूल रहे थे यहाँ पर, वो है यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे कि ये जो आप देखते हैं कांकेर का क्षेत्र, क्या देखते हैं, कांकेर का क्षेत्र आप देखते हैं, तो कांकेर के क्षेत्र से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक घाटी पड़ती है। इस घाटी को क्या कहते हैं आप लोग, इस घाटी को कहते हैं आप लोग केशकाल घाटी। क्या कहते हैं जी, केशकाल घाटी कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, केशकाल घाटी के बारे में याद रखना है। केशकाल घाटी है तो वास्तव में ये कांकेर और कोंडागांव के बीच, लेकिन अगर कोई एक जिला कभी आपको लेना पड़े तो आपको बोलना है केशकाल घाटी स्थित है कोंडागांव जिले में, क्योंकि कोंडागांव में ही केशकाल नामक आपको स्थान देखने को मिलता है।
इसलिए कोंडागांव को आपको आंसर लेना है केशकाल घाटी के लिए। और इसी केशकाल घाटी के बारे में आपको याद रखना है, केशकाल घाटी में स्थित है तेलिन घाटी। क्या स्थित है जी? तेलिन घाटी। और इस तेलिन घाटी में तेलिन माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? तेलिन माता का मंदिर। तेलिन माता का मंदिर स्थित है, इसको याद रखना है। कहा जाता है ये तेलिन माता माँ दंतेश्वरी की बहन है, ऐसा माना जाता है। इसलिए जिसको भी प्रवेश करना होता है बस्तर में, सबसे पहले इस तेलिन माता की है ना पूजा अर्चना करते हैं, देन उसके बाद में बस्तर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा केशकाल को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं केशकाल को? केशकाल को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, केशकाल को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, पूरा ये जो पूरा संभाग है यहाँ पर साल वृक्षों की प्रधानता मिलती है, इस बात को भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार ये जो केशकाल घाटी है यहाँ पर भी आपको उच्चतम किस्म के साल वन दिखाई देते हैं। ठीक है, सागौन वन, खुरसेल घाटी, अबूझमाड़ की पहाड़ियों के है ना, आपको वहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, चीज़ों को याद रखना है। तेलिन माता का मंदिर, तेलिन घाटी जो कि केशकाल घाटी का ही एक पार्ट है, और तेलिन माता जो है माँ दंतेश्वरी की छोटी बहन मानी जाती हैं। जिसको भी बस्तर में प्रवेश करना होता है सबसे पहले ऐसे इनकी पूजा अर्चना करके प्रवेश करते हैं, ऐसा माना जाता है मान्यता के अनुसार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जी क्या है। और तो दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का पठार के बारे में मैंने आपको बताया है कि दक्षिण का पठार कैसे बना है और कहाँ तक बना हुआ है। तो दक्षिण के पठार के बारे में आपको केवल याद रखना है। और यहीं पर आपको दक्षिण के पठार का हिस्सा के रूप में आपको बता दे रहा हूँ, सर्वाधिक भाग इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सर्वाधिक भाग इसके अंतर्गत बस्तर दंडकारण्य के पठार का सर्वाधिक भाग इसके अंतर्गत आता है। विस्तार की अगर आप बात करते हैं तो हमने इसको कहाँ कहाँ पर बनाया था? थोड़ा सा हमने नारायणपुर में बनाया था, नारायणपुर, नारायणपुर, फिर हमने बीजापुर में बनाया था इसको, उत्तरी बीजापुर में, बीजापुर। देन उसके बाद में हमने दंतेवाड़ा का समूचा भाग इसके अंतर्गत लिखा था, और उत्तरी सुकमा वाले क्षेत्र में हमने इसको लिखा था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। इतना विस्तार हमने इतने जिले में देखा था, किसके बारे में? दक्षिण के पठार के बारे में। इसी के अंतर्गत हमने देखा था बैलाडीला की पहाड़ी। क्या देखा था जी? बैलाडीला की बैलाडीला की पहाड़ी के बारे में आपको याद रखना है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित। अगर आप ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई की अगर आप बात करते हैं, ऊंचाई तो आपको याद रखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं नंदीराज। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की सेकंड है ना हाईएस्ट आप कह सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, ऊंचाई नंदीराज याद रखना, 1210 मीटर के साथ सेकंड हाईएस्ट है ना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है भैया, ये याद रख लेंगे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को याद रखना है। दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी, ऐसा आपको याद रखना है। यहाँ पर 14 लौह अयस्क के निक्षेप या खान आपको याद रखना है, वर्तमान में है। दंडकारण्य के पठार में आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो लोहा जो उत्खनन किया जाता है वो यही बैलाडीला की पहाड़ी के पास किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। 14 लौह अयस्क निक्षेप यहाँ पर स्थित है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। किसके बारे में? बैलाडीला की पहाड़ी के बारे में। ये जो पूरा बैलाडीला का पहाड़ी जो है ओल्डेस्ट रॉक से बना हुआ है, पुरातन शैल समूह से बना हुआ है, पुरातन
सेल समूह। अब ये डिफाइन कर सकते हो आप, है ना। तो आपको डिफाइन करना है तो पुरातन सेल समूह में आपको पता है क्या क्या आता है। एक तो आता है आर्कियन और एक आता है धारवाड़, है ना। याद रखना है, ज़्यादातर आप याद रखना है यहाँ पर धारवाड़ मिलता है, क्योंकि धारवाड़ के चलते ही आप क्या बोलेंगे जी, लोहा की प्राप्ति होती है, आप जानेंगे। और बैलाडीला से प्राप्त जो लोहा है, बैलाडीला से प्राप्त लोहा को बैलाडीला से प्राप्त लोहा को निर्यात किया जाता है। किसको निर्यात किया जाता है? जापान को। और जापान को निर्यात किया जाता है, और किस बंदरगाह से किया जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। इतना प्रश्न बन सकता है कहाँ से? आपके अबूझमाड़ की पहाड़ी से, सॉरी दक्षिण के पठार में स्थित बैलाडीला की पहाड़ी से। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़े क्या? और ये बैलाडीला की पहाड़ी कुछ नदियों का उद्गम स्रोत भी है, उसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ से किस किस नदी का उद्गम होता है, कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, उद्गम एक तो याद रखना है आपको, यहीं पर शंखनी नदी का उद्गम होता है। शंखनी नदी का, जो कि डंकनी की एक सहायक है, और डंकनी और शंखनी के तट पर ही दंतेवाड़ा शहर बसा हुआ है, और वहीं पर माँ दंतेश्वरी की मंदिर है। आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उद्गम एक तो होता है शंखनी नदी, और एक होता है मलगेर नदी का। मलगेर नदी ये किसकी सहायक है? तो आपको पता होना चाहिए, ये मलगेर नदी किसकी सहायक है? ये सहायक है सबरी की। इसको आपको याद रखना है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बैलाडीला की पहाड़ी किन किन दो नदियों का उद्गम स्रोत आपको याद रखना है? शंखनी और मलगेर के लिए। ठीक है, चलिए बढ़े क्या आगे। मलगेर के बाद आगे बढ़ें, देखते हैं आगे क्या है। गोदावरी सबरी बेसिन। तो गोदावरी सबरी बेसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था गोदावरी सबरी बेसिन जो है सबसे दक्षिणी पार्ट है। ठीक है, दक्षिणी पार्ट मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, ये आप देखेंगे तो मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक हमने इसे देखा था, ऐसे इस पार्ट को हमने देखा था, और इसी को हमने क्या कहा था? गोदावरी सबरी बेसिन के अंतर्गत हमने इसको काउंट किया था। याद रखना है, गोदावरी सबरी बेसिन, इसका विस्तार आपको दिखाई देगा बीजापुर, और बीजापुर के साथ आपको कहाँ दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा सुकमा में, सुकमा जिले में। याद रखना है अच्छे से। ठीक है, इसी को बस्तर का मैदान कहते हैं, बस्तर का मैदान कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बस्तर के मैदान का विस्तार कितने जिलों में है? बीजापुर और सुकमा जिले में है, आपको याद रखना है। इसी गोदावरी सबरी के बेसिन को कहा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। किसके बारे में? गोदावरी सबरी बेसिन के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या है तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर गोदावरी सबरी बेसिन के बारे में औसत ऊंचाई वगैरह पूछी जाती है, लेकिन आपको उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? जैसे कि इसका एक अन्य नाम आपसे पूछा जा सकता है, अन्य नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका? इसको कहते हैं उर्मिल बेसिन। क्या कहते हैं? उर्मिल बेसिन कहा जाता है, उर्मिल बेसिन। याद रखेंगे, उर्मिल बेसिन के नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को। ऐसा यहाँ पर टिन की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको चूना पत्थर देखने को मिलता है, गार्नेट देखने को मिलता है। इस प्रकार के खनिज आपको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पहाड़ियों के बारे में बात किया था, उन पहाड़ियों को एक जगह नोट कर लेते हैं जिला वाइज। देन उसके बाद में ये जो प्राकृतिक प्रदेश है इसको हम लोग कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको बना लेते हैं। और कुछ पहाड़ियों का नाम हमने जो पढ़ा था उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक पहाड़ी यहाँ पर याद रखेंगे, कांकेर, ये जिला कांकेर है, आप लोग समझ रहे हैं।
उसके बाद में एक याद रखेंगे नारायणपुर के साथ लगा हुआ क्षेत्र में, ठीक है, ये पहाड़ियों की एक श्रृंखला याद रखेंगे। इसके साथ याद रखेंगे यहाँ पर और एक यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से हम लोग 4 पहाड़ियाँ देखेंगे। अब इनका नामकरण हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या ये है चारों पहाड़ियों के नाम। तो एक को आपको याद रखना है, इसको याद रखना है, ये है राव घाट की पहाड़ी। क्या है? राव घाट की पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी आप लोग काउंट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये जो पहाड़ी है इसको क्या कहेंगे, एक साथ इसको मैं बाद में और बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है ये जो पहाड़ी है इसको आप क्या कहेंगे, इस पहाड़ी को कहते हैं जी मलाज कुंडम की पहाड़ी। क्या कहेंगे? मलाज कुंडम की पहाड़ी। दूध नदी का उद्गम होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, मलाज कुंडम की पहाड़ी। देन इसके बाद आपको याद रखना है एक जो ये पर्वत है इसको क्या कहेंगे आप लोग, आरी डोंगरी। क्या कहेंगे? आरी डोंगरी। और एक जो ये पहाड़ी है इसको क्या कहते हैं जी, चलिए बताइए इसको क्या कहते हैं। एक को कहते हैं गढ़िया पहाड़। क्या कहते हैं? गढ़िया पहाड़, ठीक है। तो 4 पहाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है कांकेर के अंतर्गत। आगे आते हैं तो एक आपको अभी भी बताया था, यहाँ पर ये जो पूरा पहाड़ियों की श्रृंखला है, इस पहाड़ों की पूरी श्रृंखला को आप लोगों ने अभी नाम दे दिया है, इसको आप जानते हैं, ये है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। आप जब बीजापुर में आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है एक अलबामा की पहाड़ी, ठीक है, एक अलबक्का की पहाड़ी, और एक आपको दिखाई देता है उसूर की पहाड़ी। क्या क्या बोला मैंने? अलबामा हिल, एक है अलबक्का हिल, अलबक्का हिल, और एक को कहते हैं उसूर की पहाड़ी। क्या कहते हैं? उसूर की पहाड़ी। ये 3 नाम आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है दक्षिण में एक जगह, इसको कहते हैं गोलापल्ली। कहीं पर पठार देखने को मिलेगा, कहीं पर पहाड़ देखने को मिलेगा, आपको याद रखना है गोलापल्ली, ठीक है। पठार बोल सकते हैं, पहाड़ बोल सकते हैं, आपको बुक के हिसाब से जाना है, वो आपसे पूछा जाएगा। गोलापल्ली आपको याद रखना है सुकमा के कोंटा में। यहाँ पर मैं कोंटा लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है इसका तहसील, तो कोंटा याद रखना है। यहीं पर सुकमा में एक जगह याद रखना है, इसको कहते हैं टिकनपल्ली की पहाड़ी। क्या कहते हैं? टिकनपल्ली की पहाड़ी। यहाँ पर बस्तर में याद रखेंगे इसको कहते हैं मांझी डोंगरी। क्या कहते हैं? मांझी डोंगरी, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा है बस्तर में बैलाडीला की, दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी। क्या देखा है आपने? पहाड़ी। तो देखिए इतनी सारी पहाड़ियों को आपको याद रखना है बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। कुछ घाटियों के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बताया था, क्या है ये? केशकाल घाटी। तो ये है केशकाल घाटी, और केशकाल घाटी के बारे में आपको याद रखना है, इसको कहते हैं बस्तर का प्रवेश द्वार। और साथ ही मैंने बताया था इसके बारे में क्या, तेलिन माता का मंदिर, और यहीं पर है तेलिन घाटी, तेलिन माता का मंदिर, तेलिन माता मंदिर आपको याद रखना है, केशकाल घाटी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इसी को कहते हैं फूलों की घाटी कहते हैं इसी को, इसको भी आपको याद रखना है अच्छे से। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा फूलों की घाटी, तो एक फूलों की घाटी आपको जसपुर में याद रखना है जिसको लोरो घाटी कहते हैं, और एक फूलों की घाटी आपको याद रखना है ये केशकाल जिसको फूलों की घाटी कहते हैं। एग्जाम में दोनों आ जाए तो आपको 1 और 2 दोनों सत्य है सब पूछा जाए, तब के कंडीशन में आपको मान के चलना है दोनों ही कथन क्या है, सही है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आप देखें अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था जी तुलसी डोंगर के नाम से फेमस है दरभा घाटी, और ये दरभा घाटी में क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है, आपको याद रखना है अभ्रक। और इसी के समीप आपको यहीं पर बस्तर में मिलता है एक विनता घाटी। क्या मिलते हैं? विनता घाटी आपको याद रखना है। क्या मिलता है? विनता घाटी आपको याद रखना है यहीं पर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये जो दक्षिण में आप देख पाते हैं बस्तर से लगा हुआ, दरभा से लगा हुआ सुकमा में ये जो घाटी है इसको कहते हैं झीरम घाटी। क्या कहते हैं? झीरम घाटी कहते हैं, आपको याद रखना है झीरम घाटी, ठीक है।
ये है केशकाल घाटी, विंता घाटी, दरभा घाटी, झीरम घाटी। अगर आप आएंगे नारायणपुर जिले में तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था सागौन के लिए इसको कहते हैं खुरसेल घाटी। क्या कहते हैं जी? खुरसेल घाटी। इसके साथ साथ मैंने बताया था इस वाले क्षेत्र में ही एक और क्या बताया था, मतला घाटी। क्या बताया था जी? मतला घाटी। इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखना है घाटियों वाले चैप्टर में, यहाँ जो दंडकारण्य के पठार से बनते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, ये जो राव घाट का माइंस है लौह निक्षेप के लिए फेमस है। राव घाट के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए, राव घाट, ठीक है। लौह निक्षेप, लौह अयस्क के लिए फेमस, इस बात को याद रखना है। यहाँ पर 6 लौह निक्षेप स्थित है, 6 लौह निक्षेप स्थित है, ठीक है। इस बात को याद रखना है, किसके बारे में? राव घाट के बारे में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है आज के इस टॉपिक से। इसके आगे महानदी बेसिन में जब हम जाएंगे तब महानदी बेसिन में हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे महानदी बेसिन से जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।